अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के ओलंपिक स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पिछले 2 हफ्ते से टोक्यो में रंगारंग मेला लगा हुआ था ओलंपिक्स का, और क्या शानदार, एक्साइटिंग, पैशन से भरपूर मुकाबले हुए हैं। विल पावर की जीती जाती मिसाल हमें नजर आई, ना सिर्फ पाकिस्तानी एथलीट्स की जानिब से बल्कि दुनिया भर के एथलीट्स की जानिब से। और इवन दो पाकिस्तान से सिर्फ 10 ही एथलीट्स ओलंपिक्स में शिरकत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद दीगर स्पोर्टिंग इवेंट्स को मैं भी देखता रहा, और आई एम श्योर जितने भी स्पोर्ट्स लविंग लोग हैं पाकिस्तान के वो सारे देख रहे होंगे। आज टोक्यो ओलंपिक्स का इख्तिताम हो रहा है। बाय द वे, इख्तितामी तकरीब इस वक्त भी जारी है। अगर हम ओलंपिक्स में मेडल्स की पोजीशन को देखें और टॉप 5 नेशंस की बात करें तो सबसे पहले है जी अमेरिका का नंबर, जिन्होंने मजमूई तौर पर 113 मेडल्स हासिल किए, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। दूसरा नंबर है चीन का, जिन्होंने मजमूई तौर पर 88 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 38 गोल्ड मेडल शामिल है। जापान का तीसरा नंबर है, जिन्होंने मजमूई तौर पर 58 मेडल्स हासिल किए, 27 गोल्ड मेडल जिसमें शामिल है। बरतानिया का चौथा नंबर है, जिन्होंने मजमूई तौर पर 65 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 22 गोल्ड मेडल शामिल है। और ROC का 5वां नंबर है, जिन्होंने टोटल 70 मेडल्स हासिल किए और उसमें 20 गोल्ड मेडल शामिल हैं। याद रखें, अगर हम पाकिस्तानी ओलंपिक्स दस्ते की बात करें तो इसमें 10 एथलीट्स शामिल थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 2 एथलीट्स खुद क्वालिफाई करके गए थे, बाकी 8 एथलीट्स कोटा की बेसिस पर ओलंपिक्स में शरीक होने गए थे। अगर हम आज के पैनल्स की बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आरिफ हसन, प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन सिंस 2004, और हमें ज्वाइन कर रहे होंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी और अतीकुर रहमान। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़े, पाकिस्तान का जो 10 रुकनी दस्ता था जो ओलंपिक्स में शिरकत करने के लिए गया, उसकी परफॉर्मेंस इस बार ओलंपिक्स में कैसी रही? बहुत ज़्यादा आसान है कि किसी भी पाकिस्तानी एथलीट्स ने मेडल नहीं जीता। ये सिचुएशन, लेट्स फेस इट, कोई 1-2 साल में डेवलप नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 1992 से लेकर अब तक पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में पाकिस्तानी एथलीट्स फाइनल राउंड तक जाने में कामयाब हुए हैं। तला तालिब 5वीं पोजीशन पर रहे, अरशद नदीम 5वीं पोजीशन पर रहे। अगेन, कहना बहुत आसान है कि मेडल नहीं जीता, लेकिन महरक़ात क्या थे, क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थे? क्या ट्रेनिंग सही नहीं हुई थी? क्या इन पर सही पैसा नहीं लगा था? अगेन, बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज इस प्रोग्राम में हमें बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर फहमीदा, लेट्स स्टार्ट विथ यू। अगेन, जैसे कि हम कह रहे हैं, ये सिचुएशन अभी डेवलप नहीं हुई डॉक्टर फहमीदा कि हम एकदम से परफॉर्मेंस हमारी ख़राब हो गई। अगर हम मेडल्स देखें भी ओलंपिक्स में पाकिस्तान के, तो टोटल अभी तक 10 मेडल्स पाकिस्तान ने जीते हैं, जिनमें से 8 तो हॉकी की टीम जीतते आई है, अब वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही। हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो पिछले 20, 25, 30 साल की प्लानिंग के बायस पहुँचे हैं। क्या किया जा सकता है इसको बेहतर करने के लिए डॉक्टर फहमीदा? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा सिस्टमैटिकली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी तबाही की गई है, और उसमें आप जो भी हमारे इस वक्त स्ट्रक्चर में हैं वो देखें। और अगर आपकी आखिरी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 में आई हो, फिर 2010 में 18वीं तरमीम आई हो, और उसके बाद आज तक कोई एक प्रॉपर पॉलिसी ही ना हो, तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा एक वो है। इसके अलावा जो फेडरेशंस की कारकर्दगी है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड या एक हुकूमत की होनी चाहिए, जो सूबाई हुकूमतों की होनी चाहिए और POA की होनी चाहिए, वो कोई भी अपनी जगह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस तबाह हुए हैं, तो सबसे पहले तो वो इंस्टीट्यूशंस को दोबारा बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे बच्चे हैं जो विक्टिम बनते हैं। तो अब आई एम वर्किंग ऑन अ स्पोर्ट्स पॉलिसी, और उस पॉलिसी के तहत कि हम सब इन सब के साथ ऑन बोर्ड लेके कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस का क्या रोल होना चाहिए, सूबाई हुकूमतें हमारे साथ कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, एक ब्रॉडर गाइडलाइन, और वो हम उनके साथ, और POA का क्या रोल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि इसको डिस्कस करके और एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट की बात कर लें या पाकिस्तान में किसी भी मसले की बात कर लें, कोई एक फ़र्द या एक ऑर्गेनाइजेशन मसला हल नहीं कर सकती। आरिफ हसन साहब, यहाँ पर मसला ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी जिम्मेदारी है। जैसे डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा कह रही हैं कि सबको अपने अपने लेवल पर रोल अदा करना पड़ेगा।
हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद हमारे एथलीट जैसे कि तलहा तालिब हैं या अरशद नदीम हैं गैर मामूली परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं विदाउट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट अपॉर्चुनिटीज, विदाउट फैसिलिटीज। अगर इनको ये फैसिलिटीज सर दे दी जाएं तो ये कहां तक पहुंच सकते हैं आपकी नजर में? थैंक यू वेरी मच साहब, आपने बिल्कुल सही इसको एनालाइज किया कि 1992 के बाद से कोई मेडल नहीं आया, और उससे पहले भी जो मेडल आए हैं वो सारे हॉकी के हैं एक्सेप्ट फॉर 2 इंडिविजुअल मेडल्स। इस वक्त द इशू इज कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सिस्टम जो होना चाहिए जिसके तहत एक टैलेंट को डिस्कवर किया जाए, टैलेंट ऊपर आए, टैलेंट को ट्रेन किया जाए और उस टैलेंट की फिर ग्रूमिंग की जाए टुवर्ड्स द एलीट। 2 हिस्से होते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी, और वो 2 हिस्से होते हैं, एक ग्रास रूट का होता है और एक होता है एलीट का। ग्रास रूट का जो होता है उसमें हमेशा ये होता है कि आप स्कूलों और कम्युनिटी से शुरू करते हैं और उसको एक लेवल पे लेके जाते हैं जहाँ पे फिर एलीट ट्रेनिंग आती है, जो कि आजकल पूरी दुनिया में एलीट ट्रेनिंग जो है दैट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। एंड क्योंकि इसमें जो एक्सपेंडिचर, जो रिसोर्सेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी वगैरह जो होती है वो एक ऑफिशियली अवेलेबल होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के हिसाब की तरफ से आती है, और गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर दी प्रोजेक्शन। स्पोर्ट्स को इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं फॉर देयर ओन प्रोजेक्शन ऑफ देयर इकोनॉमिक माइट, ऑफ देयर डिप्लोमेटिक माइट और सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये जो सिस्टम हमारा जो अभी चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई ऐसी प्रोग्रेसिव किस्म की फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो नहीं है। ये लड़के जो क्वालिफाई किया है, एक मैं चीज कह दूं कि आपके तीनों शूटर्स ने क्वालिफाई किया है, आपके अरशद नदीम ने क्वालिफाई किया था, इनडायरेक्टली आपकी इनडायरेक्टली जो है वो मानूर ने किया बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रैंकिंग जिसको उसकी वैकेंसी मिल गई। तलहा तालिब ने अपने जोरों पे किया इन द सेंस कि उसने अपनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दिखाई और उसको ये मिल गया। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट क्वालिफाई एज फार एज हिज क्वालिफिकेशन राउंड्स वर कंसर्न। तो इन चीज़ों में आई थिंक इस बार जो हमें जो देखना चाहिए कि कंप्लीट सिस्टम एक होना चाहिए जिसमें हजारों चीजें आ जाती हैं, हजारों मतलब एक आजकल एक और है स्प्लिस जिसको कहते हैं स्पोर्ट पॉलिसी लीडिंग टू। आरिफ हसन साहब, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि हम सिस्टम की बेहतरी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात करते हैं। मीनवाइल वेट लिफ्टर तलहा तालिब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बट सर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपने कहा कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा टैलेंट को, उसको ट्रेन करना होगा, एलीट लेवल की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम सिर्फ अरशद नदीम की बात कर लें सर, 2019 से पता चल गया था कि ये क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो में। 2019 से लेके अब तक क्यों अरशद नदीम पर वो पैसा नहीं लगा सर जो कि लगना चाहिए था? क्या अरशद नदीम डिजर्व नहीं करते थे एज अ साउथ एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कि उनको ट्रेन कराया जाता जिस तरह नीरज चोपड़ा को ट्रेन कराया गया यूरोप में, उन पर उस तरह पैसा लगाया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर में से उनको सपोर्ट किया जाता? आरिफ हसन साहब, ये बिल्कुल आपकी बात सही है जी। और अरशद नदीम की जो परफॉर्मेंस थी एट द एशियन लेवल और हर जगह उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उनसे इन डेप्थ एनालिसिस लेंगे, क्या होता रहा, कितना पैसा लगता रहा। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे स्पोर्ट्स फ्लोर के ओलंपिक स्पेशल के साथ। तलहा तालिब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करनी है, हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर हाजिर हैं स्पोर्ट्स फ्लोर के ओलंपिक स्पेशल के साथ। फैज़ान लखानी और अतीकुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, आपकी तरफ आएंगे फौरी। आपसे सवाल ये है कि मैं चाह रहा था पहले सेशन में डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा और आरिफ हसन साहब की आप गुफ्तगू सुन लें ताकि अंदाज़ा हो कि क्या किया गया है ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से। आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा भी कह रही थी कि अरशद नदीम की ट्रेनिंग पर मेहनत की गई, उसको मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजा गया, बट अनफॉर्चुनेट रहे वो कोविड बीच में आ गया। आप इस पूरी जर्नी को फॉलो करते आए हैं।
जी बिल्कुल दानिश, एक तो बड़ी अच्छी बात है फहमीदा मिर्जा साहिबा ने की कि इदारों को ठीक करना होगा। उन्होंने पीओए की बात की, दीगर इदारों को भी की, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। जो उनकी वजारत के नीचे जो इदारा बराह रास्त काम करता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उसको भी कुछ ठीक होना पड़ेगा। जब हमारा घुड़सवार पीएसबी के एक डायरेक्टर को फ़ोन करके कहता है कि मुझे बैकअप घोड़ा दे दे, तो वो कहता है कि यार क्या ज़रूरत है बैकअप की। तो पीएसबी में भी अपने मसाइल जो एथलीट्स को डिस्करेज करते रहते हैं। और अरशद नदीम की जहाँ तक आपने बात की, मैं थोड़ा सा बताऊँ कि अरशद नदीम को आपने कितना दिया, क्या दिया। ईरान में उसको एक टूर्नामेंट खेलने को मिला जिसका टिकट ऑफ कोर्स हाँ पीएसबी ने दिया, टिकट दिया। तुर्की में उसकी कोचिंग हुई, जहाँ पे जब तुर्की जाते हैं उसके लिए वो एक वहाँ पे काजाकिस्तान के कोच होते हैं, वो मिलता है उनको। ओलंपिक से पहले साल में एक टूर्नामेंट खेलता है अरशद नदीम, एक टूर्नामेंट। नीरज चोपड़ा 5 टूर्नामेंट साल में खेल रहा है। नीरज चोपड़ा सारा साल यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा होता है, स्वीडन में ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमारा प्लेयर या तो 15 दिन के लिए तुर्की जाता है या पंजाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग। और फैजान ये भी बताइए कितना फर्क है तुर्की में जाकर ट्रेन करने में और यूरोपियन कंट्रीज में? यार देखिए, सिर्फ ट्रेन करना एक नहीं होता, और उस प्लेयर के और 15 दिन की कोचिंग से कुछ नहीं होता यार। वो साला साल वहां कर रहा है, वो 15 दिन की कोचिंग, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है दानिश। आप साला साल अगर एक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके अरशद नीरज चोपड़ा के साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर एज अ कोच लगा हुआ है, वो उसके साथ काम कर रहा है। उसके साथ बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, उसके साथ स्पोर्ट्स साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। 1.61 करोड़ 1,61,00,000 इंडियन रुपीस साल के नीरज चोपड़ा पे लगे, जो तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तान के बनते हैं। इंडिया की अब मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूं, 2014 में इंडिया एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है जिसका नाम वो देता है TOPS, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। उसके तहत इंडिया 2014 में $1.4 ट्रिलियन लगाता है अपने एथलीट्स के लिए। ये हुकूमत दे रही होती है। हमारा क्या होता है, जो हुकूमत के पैसे आते हैं नॉन डेवलपमेंट बजट से, तनख्वाहें भी निकल रही होती है, ये भी निकल रहा होता है, वो भी निकल रहा होता है। हमारा मसला ये कि आज हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड पीओए पे डाल रहा है, पीओए स्पोर्ट्स बोर्ड पे डाल रहा है, नेशनल फेडरेशंस की बात हो रही है। कल रात को अभी ओलंपिक की इख्तितामी तकरीब नहीं हुई थी, इंडिया ने काउंटडाउन शुरू कर दिया पेरिस 2024 का, और हम लगे हुए पीओए वर्सेस पीएसबी। भाई हमें अपनी चीजें दुरुस्त करनी होगी, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स भी सेट करने होंगे, हमें लॉन्ग टर्म गोल्स। आपकी तरफ वापस भी आता हूं। अतीक, हम हमेशा फंड्स की बात करते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं होते। जो पिछले बार फंड्स मिले थे स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से, उसमें से कितने पैसे खर्च हुए, कहां खर्च हुए, क्या पैसे कम पड़ गए थे? देखें दानिश, बात हो रही है कि किया जाएगा। मैं तो अभी ये प्रोग्राम हो रहा है और ये ओलंपिक खत्म हुए, आज खत्म हुए, प्रोग्राम हो रहा है आज की परफॉर्मेंस के ऊपर। किया जाएगा, उनको मिलाया जाएगा, ये प्रोग्राम बनाएंगे, ये नहीं। और मैं सवाल करना चाहूँगा आरिफ हसन साहब से। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि सिस्टम नहीं है बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स का जो होना चाहिए। तो आरिफ हसन साहब, आप खुद 17 साल से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं। 17 साल में आपको किसने रोका ये सिस्टम बनाने के लिए? आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का काम क्या है, बेसिकली क्या करना चाहती है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन? 17 साल हो गए आप बैठे हुए, किसने आपके हाथ रोके कि आप सिस्टम ना बनाएं? कौन सी दीवार आपके सामने ऐसी आई कि आप सिस्टम नहीं बना सके? ये बहुत से सवालात हैं। और फंड पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, जिस तरह आपने सही कहा, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड फेडरेशंस को देती है। अब ये फेडरेशन से भी, एथलेटिक फेडरेशन से पूछा जाए कि क्या उन्होंने सिर्फ तुर्की और ईरान का रखा था? क्या उन्होंने गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की थी तो कहाँ गई वो? और जनरल आरिफ, ये जो अतीक बात कर रहे हैं ना, आपकी तरफ सवाल फेंक रहे हैं, ये अतीक सिर्फ मैसेंजर हैं। ये आवाम के दिल की बातें हैं जो कि जब से अरशद नदीम हारे हैं, जब से तला तालिब हारे हैं, ये हर कोई ये बात कर रहा है और सवाल कर रहा है फेडरेशन या ओलंपिक एसोसिएशन से। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? बिल्कुल जी, इसको मैं बिल्कुल क्लेरिफाई कर दूं। एक दफे मैंने पहले भी किया था, बट आई थिंक इट इज एसेंशियल कि यहाँ पे भी आई एम ग्लैड अतीक साहब ने ये सवाल किया। जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताल्लुक है, हर इदारा अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर काम करता है और बड़ी डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबकी। अगर आप अधिक देखें कि ओलंपिक चार्टर को अगर आप निकाल लें, उसमें देखें कि जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं जो कि नेशनल ओलंपिक कमेटी है। तो नेशनल ओलंपिक कमेटी का रोल वहां पे जो ओलंपिक चार्टर में दिया हुआ है वो है कि द मिशन ऑफ द एनओसीज इज टू डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद द ओलंपिक चार्टर। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर उनका रोल नहीं आता।
जहां तक पीओए का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आप अगर कंसल्ट कर लें, और उसमें बड़ा क्लियर बिल्कुल दिया हुआ है कि टू फॉस्टर डेवलप एंड प्रोपेगेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपियाज्म थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएट द यूथ टू द वैल्यूज ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। और जितने ये सारी चीजें हैं ये हम अपना पूरा कर रहे हैं। अब आप आ जाए पीएचडी के टास्क पे। आरिफ साहब, आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोताही हो रही है ना, जिसकी वजह से रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। मुझे अगर आप उस पे देखिए, का काम है एंट्री ना, आपने कहा कि हम अपने एथलीट की एंट्री कराते हैं। मुझे बताएं, बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी की एंट्री किसने कराई टोक्यो ओलंपिक के अंदर, के वो कोच बन के चला जाएं? वेट लिफ्टर तरह के फेडरेशन के सदर की एंट्री क्यों कराई आपने? ठीक है, आप कहेंगे कि फेडरेशन कर सकती है, लेकिन क्यों? आप भी तो देख रहे हैं ना कि वो सिर्फ खिलाड़ी है, कोच नहीं है। जनरल आरिफ, आपका रिस्पॉन्स सर। बिल्कुल जी, मैं अपनी पहली बात अगर मैं पूरी कर दूं, क्योंकि उसमें फिर फंक्शंस की बात हो रही थी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ताकि ये सिस्टमैटिकली एक पूरी डिस्कशन चले। तो उसमें जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो है वो बड़ा क्लियरली दिए हुआ है, टू प्रमोट एंड डेवलप स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल फिटनेस एज वेल एज स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपटीशन कंपेरेबल टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ कि क्या आप खुद डिटरमिन कर लें कि किसकी क्या जवाबदारी है। अब आप आ जाते हैं सिलेक्शन ऑफ द कॉन्टिजेंट के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अतीक का बेसिकली जो सवाल है उसमें बैडमिंटन। नाउ बैडमिंटन तो एक चीज है ना, पूरे पहले अगर आप कॉन्टिजेंट देख लें तो उसमें कॉन्टिजेंट के अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है वो लिस्ट डाउन होती है बाय द आईओसी। आईओसी कहता है ये लोग आप ला सकते हैं, ये लोग आप नहीं ला सकते। जहां तक बैडमिंटन का ताल्लुक है, मानो जो सेलेक्ट हुई है वो सेलेक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ हर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड ऑन हर ओन स्ट्रेंथ। ठीक, हमारी तरफ से उसकी डिटेलिंग जो थी वो एज सच इन दैट सेंस नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ पे इंटरनेशनल रैंकिंग की वजह से उसको इंटरनेशनल फेडरेशन ने सेलेक्ट किया था टू पार्टिसिपेट इन दी ओलंपिक। तो इवन तो बनती है कि एथलीट्स को इवेंट्स के लिए भेजा जाए और उनकी रैंकिंग बेहतर बनाई जाए। जी फैजान, आप मैं ये कह रहा था, जो सवाल अतीक उठा रहा है और जो उठना भी चाहिए, और इसमें नेशनल फेडरेशंस का किरदार भी यहाँ पे आता है कि नेशनल फेडरेशंस के ओहदेदार हर 4 साल बाद ऑफिशियल बन के क्यों एथलीट के साथ सफर करने लग जाते हैं, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अनफॉर्चुनेट है मैम ये बहुत ज़्यादा कि जब कुछ होता है, हर 3-4 साल बाद कोई बड़ा इवेंट होता है, हमारा एथलीट जीतता है या हारता है, हम फिंगर पॉइंटिंग करना शुरू हो जाते हैं। कहीं तो हो जो चेक एंड बैलेंस रखे, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे पे वो ओलंपिक एसोसिएशन हो, कोई तो हो जो फिंगर्स पॉइंट ना करे और ये कहे कि जी ये सोल्यूशन है। हम सोल्यूशन चाहते हैं, फिंगर पॉइंटिंग नहीं। दानिश, मैं साथ एक सवाल ऐड करना चाहूंगा फहमीदा मिर्जा साहिबा से। जी मैं प्लीज मैं टाइम का जी बोलिए 44 करोड़ जो वापस हुए थे उसकी क्या वजह थी, जो पीएसबी से वापस हुए थे ओलंपिक से पहले? सबसे पहले जी मैं पहले जनरल आरिफ साहब का, क्योंकि जिस तरह अतीक साहब ने बात की कि आप 17 साल से वहाँ हैं, आप बैन डाल रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस पे। आप जिसको रिकग्नाइज करते हैं हुकूमत को उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस जितनी हैं उनका स्ट्रक्चर है अपनी जगह, क्या जो दुनिया के मॉडल हैं, हम इंडिया से कंपेयर फंडिंग पे तो करते हैं, जो उनके इदारे हैं, मैंने जिस इंस्टीट्यूशंस की बात की है आपकी, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, ओलंपिक हो, पीओए हो, एंड पीएसबी आल्सो, एंड आज आपके सूबे भी हैं, किसी लेवल पे इदारे नहीं थे। तो 17 साल से तो सिर्फ आप चल रहे हैं, बाकी तो सब बाद में आए हैं। बहरहाल नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जब हम इस चीज को रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आगे सबसे ज्यादा आप आते हैं। आपकी जिस तरह इलेक्शन होती है तो वो भी अगर उसको देखा जाए, मैं ये पूछना चाहती हूं इनसे कि 1948 में कायदे आजम थे पैट्रन इन चीफ, और उस वक्त से लेके 2019 तक अगर एक कंट्री का सदर
एक ऑर्गेनाइजेशन का पेट्रन होता है, तो वो आईओसी चार्टर को कबूल था। सडनली 2019 में क्या हुआ कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, इन्होंने प्रेसिडेंट का रोल खत्म कर दिया। ये मैं किस फोरम पे अकाउंटेबल हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, पहली चीज। और अगर कोई फेडरेशन गलत कर रही थी तो आपको बैन करना चाहिए। अगर किसी की क्लब लेवल पे ट्रेनिंग नहीं हो रही, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आपने क्यों नहीं बैन किया, या आपने उनको रिकॉग्नाइज। आपका काम यह होना चाहिए कि पहले वो फेडरेशंस जो के परफॉर्म कर रही हैं, जो ग्राउंड लेवल तक अगर उनकी क्लब और एसोसिएशंस हैं, वाकई जेन्युइन फेडरेशंस हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद जो है, और पीएसपी उसको पहले रिकॉग्नाइज करें। अब आ जाइए आप पीएसपी पे। देखिए, मैं बहुत खुशी के साथ ये अनाउंस करती हूं कि पाकिस्तान में पहली दफा पीएसबी का एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक डीजी अपॉइंट हुआ है। और वो कहां से था पहले वो मेरा वास्ता नहीं है, लेकिन वो उस स्क्वॉश फैमिली से उसका ताल्लुक है। उसने एथलीट बन के भी काम किया हुआ है, उसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी काम किया हुआ है, और कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकता। आपने तो उनको ही एक्रेडिटेशन नहीं कराई इसके लिए। अब हमें यह कहा जाता है कि मार्च में एक्रेडिटेशन का टाइम खत्म हो गया। आपकी बड़ी पीआर है आईओसी के लेवल पे, आप एक डीजी पीएसबी की एक्रेडिटेशन नहीं करा सकते थे? चीफ डी मिशन जो है, शेफ डी मिशन जो चीफ होता है मिशन का, वो भी आप करते। आपसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान का झंडा जिसने उठाया, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो पता नहीं है किसने उठाना है। उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ था? उसकी मैं क्रिटिसिज्म फेस कर रही हूं कि आप पाकिस्तानी बच्चों ने, उन्होंने आगे मास्क नहीं पहना हुआ था। अब पूछा जाता है सवाल हुकूमत से कि बताइए कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, क्यों गई? यही तो वजह है कि हुकूमत को स्टेप अप करना चाहिए और फिर निशानदेही करे, ऑडिट करे हर इदारे का, हर डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का। अधिक टाइम खत्म हो रहा है डॉक्टर। मैं अगले 4 साल भी यूं ही लड़ते रहेंगे। आरिफ हसन साहब ने ये कर दिया, आसिफ जमान को वो नहीं दिया, प्रोग्राम के नहीं हुई, इसीलिए प्रोग्राम का इख्तिताम तला तालिब के साथ करना मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं है यहाँ पे, सबको अपनी फैजान। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम तला तालिब के साथ करना चाहता हूँ। ये वो एथलीट है जिन्होंने हमें प्राउड महसूस कराया, 5वीं पोजीशन हासिल की। तलहा आप हों, नूबत दस्तगीर हों, हंजला दस्तगीर हों, आप सबका ताल्लुक एक ही शहर से है, साथ ट्रेन भी करते हैं। क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या चाहिए कि आप 2024-25 में मेडल दिला के देंगे पाकिस्तान को? क्या चाहिए आपको? सर, मैं ये भी पूछ रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? जी तला, जी पंजाब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है आपको तला? पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे प्लेस भी दी है, गुजरांवाला की वेट लिफ्टिंग को प्लेस दी है, और एक कंपटीशन सेट भी दिया है जो बाय इक्विपमेंट यूज होता है। जी, यही गवर्नमेंट। तो फिर स्कूल में क्यों ट्रेनिंग कर रहे थे आप ओलंपिक से पहले? ओलंपिक से पहले नहीं थी ना मुझे मिली। ओलंपिक से पहले नहीं मिली थी, अब मिली है ना? जी बिल्कुल ठीक है। और दानिश साहब अगर रिक्वेस्ट मेरी, दानिश साहब अगर इजाजत हो तो एक पर्सनल वेट मुझे मुहैया किया जाए, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग, जो एक एथलीट 3 टाइम ट्रेनिंग करता है, तो उस जिम की कुछ टाइमिंग्स भी हैं, तो मैं चाहता हूँ घर में मेरे पास वेट। तला, आपको ओलंपिक का पता कब चलता है कि नो मोर क्वेश्चंस? आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो गया है। तला तालिब, आपसे हमें और बहुत सारी बातें करनी है, आपकी ट्रेनिंग से मुतालिक, आगे के गोल से मुतालिक, और पाकिस्तान में कितने टैलेंटेड एथलीट्स मौजूद हैं जिन पर थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली जाए ना, थोड़ा सा इनको मौका दे दिया जाए, तो ये दुनिया भर को सरप्राइज करने की अहलियत रखते हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा आपका बहुत शुक्रिया, जनरल आरिफ हसन आपका भी बहुत शुक्रिया, तला तालिब बहुत शुक्रिया आपका, अतीकुर रहमान, फैजान लखानी आपका भी बहुत शुक्रिया। वील मेक श्योर कि हम एटलीस्ट 2 से 3 मज़ीद शोज़ ओलंपिक्स से मुताल्लिक़ करें ताकि हम डिटेल में इन तमाम इशूज़ पर बात कर सकें। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अल्लाह।